अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 4.4 मेंबर मेड ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। अच्छा, ये मैंने आपको 7th एडिशन की बुक सेंड कर दी थी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 7th एडिशन 2015। तो ये 7th एडिशन को मैंने अब ओपन किया हुआ है। ये आपको 7th एडिशन और 6th एडिशन में डिफरेंस नज़र आ जाएगा रहेगा कि जब हम 7 से कर रहे हैं, जो हम 6 से कर रहे हैं। 7th एडिशन थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा इसको मैं 7th एडिशन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास था 7th एडिशन। 7th एडिशन में बेसिकली अब ये टॉपिक है मेंबर मेड ऑफ कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल के ये मेरे पास स्लाइड्स हैं, कुछ नोट्स इसके मैंने जनरेट किए हुए हैं। ये बेसिकली नोट्स जो हैं ये MC ग्रो हिल की है, वेबसाइट है, उसके ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं बेसिकली, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बेंडिंग ऑफ मेंबर्स मेड ऑफ सेवरल कंपोजिट मटेरियल्स। सेवरल मटेरियल्स, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक मटेरियल है, वो ये मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दो मटेरियल्स का बना है। लेट्स सपोज ये स्टील है और ये कॉपर है हमारे पास, ठीक है। तो एक मटेरियल है जो दो चीज़ों से मिलके बना है, जिसको हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। अब कंपोजिट मटेरियल है, कंसीडर अ मटेरियल, उस मटेरियल्स का इवन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 इसका कुछ और होगा, और सेकंड मटेरियल E2 इसका कुछ और होगा, ठीक है। अब इस केस में हमने स्ट्रेन फाइंड करना हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -y/p, और अगर सेकंड का फाइंड करना हो, इसका हमारे पास क्या होगा, +y/p, कि ये एक्सिस किस तरफ है, दूसरी तरफ है, ये -y/p है। सेकंड मटेरियल का अगर हमने फाइंड करना होगा तो +y/p। उसके बाद अगर हमने स्ट्रेस फाइंड करना होगा, स्ट्रेस क्या होगा, बेसिकली स्ट्रेस वन पार्ट का स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन वेरीज लीनियरली, और एप्सिलॉन x स्ट्रेन इज इक्वल टू -y/p है हमारे पास, ठीक है। अब पीस वाइज लीनियर नॉर्मल स्ट्रेस, अब नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 लिख देते होते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करके, एंड देन हमारे पास स्ट्रेन आ जाता है। अब हमारे पास स्ट्रेन EX की वैल्यू हमें पता है -y/p, तो इस स्ट्रेस 1 का हमारे पास फार्मूला ये आ गया, E1y/p 1 मटीरियल के लिए, और देन स्ट्रेस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस इलास्टिसिटी E2 इंटू स्ट्रेन EX सेकेंड मटीरियल के लिए क्या है, E2 -E2y/p। बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस में E2 आएगा क्योंकि हमारे पास सेकंड मटेरियल है, सेकंड मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है y/p आ गया। अब अगर हम इसकी ये डायग्राम बनाएं, तो ये मटेरियल हो सकता है एक तरफ आपको पता है कंप्रेशन हो रही होती है, एक तरफ टेंशन हो रही होती है, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन हो रही हो और देन यहाँ से यहाँ तक टेंशन हो रही हो। एक्चुअली इसमें इशू क्या है, जब दो मटेरियल्स आ जाते हैं आपके पास, दो मटेरियल्स जब आपके पास आ जाते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी और होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी कुछ और होती है। हो सकता है ये मटेरियल सॉफ्ट हो, ये हार्ड हो, तो फिर जिस तरह हम पहले फाइंड करते थे ना कि सेंट्रोइड दरमियान में फाइंड कर लिया, वो टेबल बना के एरिया फाइंड किया, देन उसके बाद सेंट्रोइड फाइंड कर लिया y डॉट, उस तरह हम इनका सेंट्रोइड फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों मटेरियल्स को जो बाबा आगे करेंगे हम, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मटेरियल 1 को 2 से। बेसिकली जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो मटेरियल 2 जो है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे मटेरियल 1 से। हम सपोज करेंगे कि मटेरियल 2 भी मटेरियल 1 है, और 2 को उसकी प्रॉपर्टीज़ दे देंगे 1 की, वो आगे हम जाके करते हैं। तो इशू जो आता है कंपोजिट मटेरियल में वो यही है कि जब आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना जो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है कंपोजिट मटेरियल के अंदर। हम जो पहले वाला मेथड है उसमें नहीं फाइंड कर सकते। अब देखें न्यूट्रल एक्सिस ये निकलता है इसका, ये कैसे फाइंड किया होगा वो हम आगे देख लेते हैं, उसने कैसे फाइंड किया होगा। न्यूट्रल एक्सिस जब ये आता है तो देखिए यहाँ पे टेंशन हो रही है, और इसी मटेरियल के अंदर यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। ये जो मटेरियल 2 है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट केस में पढ़ा है कि उस पर ना टेंसाइल स्ट्रेस होती है, ना आपके पास जो कंप्रेशन हो रही होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वहाँ पे कंप्रेसिव हो रही थी और नीचे जो है वो टेंशन हो रही थी, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है फिर इस मटेरियल में सेकंड में कंप्रेशन हो रही है और उसमें भी कंप्रेशन हो रही है, तो इसको सॉल्व करना फार्मूलों से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि मटेरियल 2 को मटेरियल 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया। स्ट्रेस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 इंटू स्ट्रेन
उसका फार्मूला कर दिए। अब न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट पास थ्रू द सेक्शन सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। अब ये बात करें कि जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होता है कंपोजिट मटेरियल में, वो सेंट्रॉइड के अंदर से नहीं पास कर रहा होता। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट फोर्सेस ऑन द सेक्शंस आर, अब हमने क्या किया, अब हमने ये वाला हमारे पास था मटेरियल 1 और 2। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन काट लिया, एरिया डी ए उसको नाम दे दिया। एंड इसी तरह मैं यहाँ पे भी एक 1 मटेरियल में भी डी ए काट लेता हूँ, छोटा सा सेक्शन, ठीक है। और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो कंप्रेसिव की फोर्स होगी, एज इसके अंदर नज़र आ रहा है। और इस डी ए के ऊपर क्या टेंशन की फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अच्छा, फोर्स F इज इक्वल टू, आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है, उसमें से फोर्स निकाल लेंगे तो आप क्या करेगा, स्ट्रेस और एरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो DF1 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो स्ट्रेस 1 इंटू डी ए आ जाती है, इज इक्वल टू स्ट्रेस वन की वैल्यू पुट कर दी माइनस E1 वाई ओवर रो, E1 वाई ओवर रो, और डी ए साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास DF1 की वैल्यू बन गई है, ठीक है। तो DF1 हमने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद DF2 है, DF2 एग्जैक्टली ये सेकंड मटेरियल के ऊपर जो लग रहा है, इसमें क्या है, स्ट्रेस 2 इंटू डी ए, ठीक है। अब स्ट्रेस 2, यहाँ से स्ट्रेस 2 में हमने पुट कर लिया माइनस E2 वाई ओवर रो, माइनस E2 वाई ओवर रो इंटू डी ए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन अ ट्रांसफॉर्म सेक्शन सच दैट। अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू n है, एक n रेशियो है जिसको हम कहते हैं इज इक्वल टू E2/E1। बेसिकली ये एक फार्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अगर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। हमने एक n जो है, एक रेशियो एक डिफाइन कर लिया है, उसका क्या मतलब है, E2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटीरियल 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटीरियल 1 E1। अब E2/E1 क्यों किया है, बेसिकली ये कि जो बड़ी वैल्यू है उसको आप ऊपर रख लें, जो मैं सजेस्ट करूंगा, और जो छोटी वैल्यू है उसको आप नीचे रख लें। इसको आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, E1/E2 भी कर सकते हैं, पर यहाँ बुक में हमेशा E2/E1 यूज़ किया, तो आप इसको E2/E1 ही यूज़ करें, या आप ये करें कि जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रखें और छोटी वैल्यू है उसको नीचे रख लें। तो हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी n रेशो आ जाएगी हमारे पास E2/E1 कि लेट्स सपोज E2 जो है वो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इसकी ज़्यादा है, E2 लेट्स सपोज 100 है, और E1 है इसकी वैल्यू 50 है। 50 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की रेशो आ जाएगी 2। तो फिर हम क्या करेंगे, हम DF2 है जो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, E2 कैलकुलेट करेंगे। E2 क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू n इंटू E1, ऐसे ही आएगा। E2 इज इक्वल टू ये E1 इस तरफ चला जाएगा, E1 इंटू n हो जाएगा। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे E2 की वैल्यू, ये यहाँ से E2 की वैल्यू निकाल के इस जगह पर रिप्लेस कर दी। जब रिप्लेस कर दी तो ये इक्वेशन बन गई n इंटू E1, आगे वही वाई ओवर रो इंटू डी ए, एंड देन n जो है वो बाहर डी ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। DF2 का फार्मूला क्या बन गया, E1 इंटू वाई ओवर रो इंटू एन डी ए। इसका क्या मतलब है कि n टाइम्स जो है हमने एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड वाले के। सेकंड जो है हमारे पास जिसमें सेकंड मटेरियल था, सेकंड फोर्स लग रही थी, उसको हमने n टाइम्स DA को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मटेरियल कन्वर्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मटेरियल था, ये रेड सा मटेरियल है। अब जब ये वाला फार्मूला बना, मैंने n टाइम्स एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों मटेरियल देखे मैंने सेम बना दिए हैं। लेट्स सपोज ऊपर वाला अगर स्टील था, अब नीचे वाला भी स्टील हो गया, पर उसका एरिया बढ़ गया। जब एरिया ज़्यादा कर दिया तो वो मटेरियल सेम बिहेव करेगा जिस तरह ये वाला मटेरियल इस एरिया में बिहेव कर रहा था। इसका एरिया छोटा था, इसका एरिया बड़ा हो गया, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया DA एरिया के साथ, DA n के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एरिया ज़्यादा हो गया। पर ये मटेरियल जो है ये स्टील, अगर लेट्स सपोज ये सेम बिहेव करेगा जैसे ये वाला, ये रेड वाला मटेरियल ने, इसका एरिया कम था, इसने बिहेव करना था, ठीक हो गया। तो ये हमने किया n। अच्छा, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो इसने देखें NB को मल्टीप्लाई किया। तो आपने जब भी एरिया इसको बढ़ाना है ना, n को मल्टीप्लाई करना है, तो n एरिया के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपने n जो है ये वाली विड्थ है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाली जो हाइट है, अगर मैं इसको h कह दूँ और इसको b कह दूँ, तो h नहीं चेंज करनी, आपने b के साथ n मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम केस हो जाएगा कि आपका एरिया इंक्रीज़ कर गया। तो जब ऐसे इनकी एरिया इंक्रीज़ कर देगा तो तब इसकी दोबारा डायग्राम बनाएंगे तो देखें, अब ये न्यूट्रल एक्सिस आ गया आपके पास, ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सारी की सारी कंप्रेशन हो रही है और यहाँ नीचे टेंशन हो रही है, और कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, जिस तरह यहाँ पे दो मटेरियल की वजह से ओवरलैप हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा था इसकी कैलकुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके पास।
तो अब आपके पास नीचे टेंशन आ गई है, ऊपर क्या आ गई, कंप्रेशन आ गई है। अब जिस तरह हम पहले सॉल्व करते थे एग्जैक्टली ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, n इज इक्वल टू E2/E1 फाइंड किया है एंड देन जो एरिया 2 है उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एरिया न्यू बन जाएगा उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया स्ट्रेस 1 जो है वो स्ट्रेस x के बराबर आएगी -my/i। फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा my/i, जिस तरह पहले करते हैं। इसका फार्मूला भी एग्जैक्टली ये बनेगा my/i। देखें स्ट्रेस 2 इज इक्वल टू n टाइम स्ट्रेस x। my/i सिर्फ और सिर्फ n साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि रेशो थी E2/E1। ठीक हो गया। तो ये इतना सा था कंपोजिट मटेरियल की स्ट्रेस फाइंड करने के लिए। आगे एग्जाम्पल है तो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं।